Everyone, today we are going to start business studies. Business studies, many people think that it's a boring subject, but not at all a boring subject. It's quite interesting. We are going to study with the practical example belong or related to our lives. So let's start the business studies. Today we are going to start the first chapter of business studies, that is business, trade and commerce. Let's start. First of all, a very simple term, economic activities. We all know about economic activities. We already studied about economic activity in class stats 2. Economic activities, those activities which are done for the purpose of earning money. जो हम पैसा earn करने के लिए करते हैं, that is called as economic activity. और इस economic activity में तीनों ही हैं, चाहे आप business कर रहे हैं, profession कर रहे हैं या employment कर रहे हैं. इन तीनों ही term के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ऑल थ्री आर द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. देन we already had studied about two activities, like there are two activities, human activities are divided in two parts, economic and non economic. इकोनॉमिक कौन सी हो गई, बिजनेस करना, प्रोफेशन करना, एम्प्लॉयमेंट करना. और नॉन इकोनॉमिक जो आप सिर्फ और सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं. किसके लिए करते हैं? सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं. जैसे कोई सोशल वर्क या किसी की हेल्प कर रहे हैं, कोई रिलीजियस सेरेमनी अटेंड करते हैं. ऑल आर नॉट डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग दी मनी बट फॉर द साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. क्लियर? जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप मंदिर जा रहे हैं या आप किसी ब्लाइंड पर्सन को हेल्प कर रहे हैं कोई रोड क्रॉस करने में. क्लियर? और कोई सोशल वर्क, एनी अदर वर्क विच यू आर डूइंग, कोई एनजीओ चला रहे हैं, ऑल आर फॉर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन से आए हैं? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस में क्या, जैसे बाइंग एंड सेलिंग करना, इंडस्ट्री सेटअप करना, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग. प्रोफेशन आपको पता है कौन कौन से होते हैं, लॉज, मेडिकल और चार्टर्ड अकाउंटेंसी. एम्प्लॉयमेंट, मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर. अब आप ये समझ में नहीं पा रहे कि आपने इन सबको अलग अलग कैटेगराइज क्यों किया है. मीन्स मैनेजर, सुपरवाइजर, वर्कर को एम्प्लॉयमेंट में क्यों डाला, लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी को प्रोफेशन में क्यों रखा, और इन सारे कामों को आपने बिजनेस में क्यों डाला. इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि हमने इनका कैटेगराइजेशन, ऑन व्हाट बेसिस वी कैटेगराइज ऑल दीज थ्री. क्लियर? लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट बिजनेस. बिजनेस आपको पता ही है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो व्हाट इज बिजनेस? It refers to that economic activity which is conducted on a regular basis. इसी डेफिनेशन के अंदर आपको वो पॉइंट मिलेंगे जो आपको फीचर्स बताएंगे बिजनेस की. It refers to the economic activity. पहला पॉइंट तो यही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है ये, कंडक्टेड ऑन द रेगुलर बेसिस. रेगुलर बेसिस का मतलब ये होता है कि लगातार होना है. आप ये नहीं कह सकते हैं बिजनेस में कि आप आज काम कर रहे हैं, आज आपने कोई चीज़ सेल करी, फिर आप 5 महीने के लिए बैठ गए, फिर दूसरे दिन आपने कोई सेल कर ली, तो वो आपका बिज़नेस है. या आपने पुराने ओल्ड न्यूज़पेपर घर से निकाल दिए, तो वो बिज़नेस है. ओल्ड आपने क्या नाम है, ट्रांजिस्टर घर का बेच दिया, उसमें आपने 100 रुपये कमा लिए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज बिजनेस. नो, इट मस्ट बी ऑन द रेगुलर बेसिस. या तो आपका पुराने सामान बेचने का काम ही हो, सेकेंड हैंड गुड्स यू आर सेलिंग, दैन यू आर कंसिडर दैट इन अ बिजनेस, अदरवाइज इट्स नॉट अ बिजनेस. सो इट्स कंडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट. थर्ड पॉइंट क्या आ गया, बिजनेस किस लिए किया जाता है? ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फोर्थ क्या हो गया, प्रोडक्शन करना. और फिफ्थ क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. या आप इसे एक पॉइंट में कई बार कैरी कर सकते हैं, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. कैसे करते हैं बिजनेस? आप या तो प्रोड्यूस करते हैं सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज को, या आप उसे सेल करते हैं. क्लियर? नेक्स्ट इज, अब हम इसके करेंगे डेफिनेशंस क्या हैं बिजनेस की. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डब्ल्यू.आर. स्प्रेगल, डॉक्टर डब्ल्यू.आर. स्प्रेगल ने क्या कहा है. और एक बात, टू मेक योर एग्जाम इफेक्टिव, आप अपने एग्जाम को इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं, देन इन दैट केस यू मस्ट एटलीस्ट ऐड वन डेफिनेशन इन इट. अगर राइटर का नाम नहीं भी याद रहता है कि किसने लिखी है ये, कौन इसका राइटर है, तो आप अकॉर्डिंग टू राइटर लिख सकते हैं. सिंपल, अकॉर्डिंग टू राइटर और एक डेफिनेशन आप लिख कर आ सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना कि नाम किसी और का है और डेफिनेशन किसी और की है. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर डब्ल्यू.आर. स्प्रेगल, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़ included in the production and sale of goods and services can be classified as business activities. Simple. Business may be defined as human activity directed towards producing or acquiring wealth
थ्रू बाइंग और सेलिंग दी गुड्स। बिजनेस क्या है? एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें आप प्रोडक्शन करते हैं या वेल्थ को एक्वायर करते हैं, चीज़ों को खरीद कर या बेच कर। ये किसने कहा है? L.H. हैने ने कहा है। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक, नेचर या फीचर एक ही बात है। आप किसी की कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, नेचर्स की बात कर रहे हैं, फीचर की बात कर रहे हैं, एक ही बात है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, नेचर या फिर फीचर्स ऑफ बिजनेस? इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलरेडी डिस्कस्ड। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, खरीदते हैं बेचते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रेगुलरिटी इन डीलिंग, ये भी हम बात कर चुके हैं कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, रोज़ आप कोई चीज़ खरीदें या बेचें। प्रॉफिट मोटिव हमारा क्या ऐसा होना चाहिए? अर्निंग प्रॉफिट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। हो गया ना? बहुत सिंपल, वेरी सिंपल, जो हमने पीछे पढ़े थे 4 पॉइंट में कवर हो गए ना। नाउ इसके अलावा कौन से कैरेक्टरिस्टिक है हमारे? एलिमेंट ऑफ रिस्क। देखिए बिजनेस तो रिस्क का ही नाम है। क्लियर? सो एलिमेंट ऑफ रिस्क मीन्स इसमें रिस्क तो इन्वॉल्व ही रहता है। अब इवन बिजनेस में कहा जाता है मोर रिस्क मीन्स मोर प्रॉफिट, लेस रिस्क मीन्स लेस प्रॉफिट। सो एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न की। यू नेवर से कि अगर मुझे आज 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है तो कल 10,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं हो सकता, या हो सकता है लॉस हो जाए, हो सकता है ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो अनसर्टेनिटी होती है रिटर्न की। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स कि इसमें उन्होंने वो सिंपल इतना कहना चाह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू मेक थिंग मोर यूजफुल फॉर सोसाइटी देयर यूटिलिटी इज़ एनहेंस्ड बाय द एफर्ट्स ऑफ द बिजनेसमैन। यानी कि किसी भी चीज़ को सोसाइटी के लिए ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए आपको उसकी यूटिलिटी को एनहेंस करना पड़ेगा, यानी कि उसकी डिमांड या फिर उसकी इच्छा को डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूटिलिटी कैसे क्रिएट की जा सकती है? यूटिलिटी ऑफ प्लेस, यानी कि आप कस्टमर के प्लेस तक उसके प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, यूटिलिटी ऑफ टाइम, यूटिलिटी ऑफ ऑनरशिप। यूटिलिटी ऑफ फॉर्म कैसे? कि आप फॉर्म चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर्फ है, फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट के 15-15, 20-20 किलो के पैक हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि एक नॉर्मल फैमिली में 5 kg या 6 kg का एक पैक चल सकता है, 4 kg का एक पैक चल सकता है। आप उसके अकॉर्डिंग उनकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं कि आपको पता है कि 15 kg कोई नहीं खरीदेगा या फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं है इतना खरीदना, तो आपने क्या करा? छोटे पैक बना दिए, 1 kg का ही पैक आने लगा है, हाफ kg का ही पैक आने लगा है। तो ये क्यों करा गया? यूटिलिटी क्रिएट करने के लिए, उनको सेटिस्फेक्शन देने के लिए। क्लियर? ऐसे ही प्लेस का हमने डिस्कस करा कि आप प्रोडक्शन प्लेस से कंजम्पशन प्लेस तक उस प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाएंगे, ये भी बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है। ठीक है? यूटिलिटी ऑफ टाइम मीन्स कि जो प्रोडक्ट पहुंचना चाहिए वहाँ तक, कंज्यूमर तक, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक, वो सेफ पहुंचना चाहिए, एकदम ख़राब नहीं होना चाहिए और टाइमली पहुंचना चाहिए। डिमांड आज है, आप उसकी जो फैसिलिटी अवेलेबल करवा रहे हैं 4 दिन बाद करवा रहे हैं, नो यूज़, तो टाइम भी होना चाहिए। क्लियर? इसी तरीके से यूटिलिटी ऑफ ऑनरशिप, यानी कि खरीदने के बाद उसकी ऑनरशिप किस पर ट्रांसफ़र हो जाती है? कंज्यूमर पर ट्रांसफ़र हो जाती है। सेलर से किसके पास हो जाएगी? कंज्यूमर के पास आ जाती है। तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स कि आपको उनके लिए और ज़्यादा क्या करना है? उन्हें सेटिस्फाई करना है या उनके लिए और ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़फुल बनाना है बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स ऑन टाइम, बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स इन प्रॉपर फॉर्म, बाय प्रोवाइडिंग द गुड्स इन एट प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस या ऑनरशिप। इन सब के पॉइंट से क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी करना। लास्ट पॉइंट इज एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। मीन्स कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। हमें पता है कि कंज्यूमर राजा होता है। So if you are not being able to satisfy the consumer, then consumer will not going to buy any goods and services from you in future. अगर आप उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो कंज्यूमर आपसे फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। क्लियर? तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट, इट्स ऑन प्रायोरिटी। सो दीज आर द फीचर ऑफ बिजनेस। नाउ वी आर ऑन प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? मीनिंग, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन। अब यहाँ पर भी हम कुछ पॉइंट इसमें ले लेंगे जो उसके फीचर में इंक्लूड है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि एक पर्सन कंडक्ट करता है बाय सम स्पेशल नॉलेज, यानी कि ये उस हम प्रोफेशन में उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिसमें किसी पर्सन के पास कोई स्पेशल नॉलेज होती है या कोई ऐसी स्किल होती है, इट्स नॉट स्किल, इट्स स्किल। कोई ऐसी स्किल होती है जिसको वो सोसाइटी की वेरियस सेक्शन को सर्व करने के लिए यूज़ करता है। क्लियर? एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें वो अपनी स्पेशल स्किल्स को या स्पेशल नॉलेज को वेरियस सेक्शन को सर्व करने के लिए यूज़ करता है। सो व्हाट इट इज़, जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी, प्रोफेशन इज़ दैट ऑक्यूपेशन
in which one professes to have an acquired specialized knowledge which is used either in instructing, guiding or advising others. प्रोफेशन एक वो ऑक्यूपेशन है जो एक कैरी करता है अपनी स्पेशलाइज नॉलेज के साथ, और या तो वो लोगों को इंस्ट्रक्ट करता है या गाइड करता है या उन्हें एडवाइस देता है. अभी समझ में कम आ रहा है, अभी हम आगे लेंगे ना एग्जाम्पल, दैन इट विल बी ओके फॉर यू. या फिर हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं लाइक लॉयर अपनी स्पेशल नॉलेज को यूज़ करके आपको लीगल एडवाइस देता है कि दैट व्हाट टू डू, व्हाट इज़ लीगली करेक्ट, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस बिज़नेस को आप कर सकते हैं, किस बिज़नेस को इलीगल बताया गया है. ठीक है. इसी तरीके से डॉक्टर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड द प्रोफेशन. आप जाते हैं डॉक्टर पर स्पेशल ट्रीटमेंट लेते हैं तो डॉक्टर ने उसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज ली है, MBBS करा है, MDA करा है, कोई ना कोई डॉक्टर की डिग्री उसके पास है. ओनली दैन ही विल बी एक्ट एज अ डॉक्टर. अकाउंट CA है, CA के पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है, इसलिए उसको भी प्रोफेशन में डाला गया है कि वो आपको अकाउंट्स को मैनेज करता है, करवाता है, किस तरीके से करना है. क्लियर. सो ऑल आर द पार्ट ऑफ द प्रोफेशन, यानी कि स्पेशल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए. अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक तो किसी भी प्रोफेशन को बनने के लिए उसके पास स्पेशलाइज नॉलेज या टेक्निक होनी चाहिए. कोई ना कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए या टेक्निकल स्किल होनी चाहिए. अदरवाइज एक ऑर्डिनरी मैन प्रोफेशन नहीं बन सकता, प्रोफेशनलिस्ट नहीं बन सकता. यानी कि जैसे अगर आपको डॉक्टर होना है तो डॉक्टर होने के लिए आपके पास डॉक्टर की डिग्री होनी चाहिए, लॉयर होना है तो लॉयर की डिग्री होनी चाहिए. ठीक है. का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना है तो उसके लिए भी आपके पास CA की डिग्री होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ फॉर्मलाइज मेथड ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. उन्होंने कहा है कि प्रोफेशन में वो तभी आ सकता है जब पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन ने उसने ट्रेनिंग ली हो. बिना किसी इंस्टीट्यूशन की ट्रेनिंग वो नहीं ले सकता. जैसे कि डॉक्टर आप घर बैठे नहीं बन सकते, यू हैव टू बी जॉइन द मेडिकल कॉलेज. क्लियर. ऐसे ही आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉ कॉलेजेस को अटेंड करना पड़ेगा. इसी तरीके से आपको CA बनना है तो उनके इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन करना पड़ेगा. तो पर्टिकुलर किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन के साथ आपको जुड़ना है, उनसे ट्रेनिंग लेनी है, एक्सपीरियंस लेना है. ओनली दैन यू विल एक्ट एज अ प्रोफेशनलिस्ट. नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन. जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है इसकी वो ये है कि आपको किसी न किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना ज़रूरी है. अब किसी न किसी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भी हो जाएंगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू बी इफ़ यू आर अ डॉक्टर तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, किसका? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना ज़रूरी है. और इसी तरीके से अगर आप लॉयर हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होना ज़रूरी है. अगर आप CA हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेंबर होना ज़रूरी है. अब क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि ये प्रोफेशनल एसोसिएशन दोनों के बेनिफिट के लिए बनाए गए हैं, बोथ फॉर द प्रोफेशनलिस्ट एंड बोथ फॉर द सोसाइटी. इनका क्या मकसद होता है कि ये जो भी उनके मेंबर होते हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं. लाइक आप कई बार देखते होंगे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स को सख्त बहुत स्ट्रिक्ट रहती है किसी पॉइंट को लेकर कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो किसी को भी फर्स्ट एड देने से मना नहीं कर सकते. तो ये क्या उनके रूल्स एंड रेगुलेशन में शामिल होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने ज़रूरी हैं अपने प्रोफेशन की इमेज बिल्डअप करने के लिए, उनकी बनाए रखने के लिए कि भाई आप उस इमेज को ख़राब नहीं कर सकते. कोई भी डॉक्टर, कोई भी लॉयर उस इमेज को ख़राब नहीं कर सकता. इसके लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन बनाई गई हैं. तो इन प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना ज़रूरी है ताकि वो हर प्रोफेशनलिस्ट के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकें. जो कोड ऑफ कंडक्ट एंड की रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको सब लोग ठीक से माने. अपने प्रोफेशनल की इमेज को और बढ़ाने के लिए आज की तारीख में हमारे जो डॉक्टर हैं वो उनकी इमेज बहुत अच्छी है. हम मानते हैं कि दैट डॉक्टर इज़ इक्वलेंट टू द गॉड. वो क्यों मानते हैं? वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वो अपनी बेस्ट सर्विस दे रहे हैं. बेस्ट सर्विस क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक कंट्रोलिंग प्रेशर उनके ऊपर है कि उनकी एक एसोसिएशन है और जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी है. क्लियर. और इन एसोसिएशन का मेंबर होने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? मिनिमम क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए. और ये रेगुलेट करते हैं कि कोई भी पर्सन इन प्रोफेशन इस काउंसिल के मेंबर नहीं हो सकते. इनकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है जब तक इनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं होती. तो इसलिए इन प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर होना इनके लिए ज़रूरी होता है. नेक्स्ट इज़ कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन. अभी हमने ऊपर बात करी कि जितनी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन हैं इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. इन रूल्स एंड रेगुलेशन को हर प्रोफेशनलिस्ट को मानना ही पड़ता है.
अदरवाइज़ ये इनके खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकते हैं। और कई बार तो इनकी डिग्री, अब बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है तो इसके लिए इनकी डिग्री भी कैंसिल की जा सकती है। नेक्स्ट इज प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंस्टिट्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेशन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये बात तो सही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी ऊपर इसको माना गया है सर्विस को, कि ये पहले सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये अपनी सर्विस देते हैं कि पहले सर्विस को देंगे कि भाई जैसे उसमें अगर हम बात करें बिजनेसमैन की, तो बिजनेसमैन का तो मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन जो प्रोफेशन होता है वो करना तो मनी अर्न के लिए ही जाता है, लेकिन जो इसकी प्रायोरिटी होती है वो होती है दूसरों को सर्विस देना। क्लियर? नाउ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जब आप किसी के अंडर वर्क करें। प्रोफेशन में आप किसी के अंडर वर्क नहीं करते, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में आप किसी ना किसी के अंडर वर्क करते हैं, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसमें आप किसी के अंडर वर्क करते हैं और इसके बदले आपको कुछ वेजेस या रेम्युनरेशन मिलते हैं उस काम के बदले। वेरी इजी इट इज़। सो इसमें क्या है, सर्विस टू अदर्स, ऑब्वियसली बात है, आप दूसरों को अपनी सर्विसेज देते हैं। क्लियर? आप जिसके यहाँ भी काम कर रहे हैं आप उसको अपनी क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। पर्सनल सर्विस, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? पर्सनल सर्विस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय आपको करा गया और आपकी जगह काम कोई और कर रहा है। जिसको भी काम मिला है उसी को ही अपनी सर्विस देनी होगी, पर्सनल सर्विस। एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट बाकायदा साइन होता है कि जिसमें लिखा रहता है कि आपने कब ज्वाइन करा, किस सैलरी पर ज्वाइन करा, आपकी सैलरी क्या होगी, ठीक है। अगर आप नहीं आते हैं तो उसकी कैसे आपका पेमेंट डिडक्ट किया जाएगा, कितने दिन की आपको कैजुअल लीव मिलेंगी, मेडिकल लीव मिलेंगी, ये सब क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। सर्वेंट, जो एम्प्लॉय होता है उसे सर्वेंट माना जाता है। इनकी जो उसका मास्टर होता है वो उसका क्या होता है, वो मास्टर उसके लिए क्या होता है, बॉस होता है, वो उसका सर्वेंट होता है। जो भी मास्टर उसको ऑर्डर करेगा उसको वो सारी चीज़ें फुलफिल करनी होती हैं। कैपिटल, इसमें किसी कैपिटल की यानी कि किसी को पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। लाइक बिजनेस में तो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो यू नीड कैपिटल, आपको पैसा लगाने की ज़रूरत है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। रिस्क आपका बिजनेस में ज़्यादा होता है, रिस्क इसमें नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है, प्रॉफिट और लॉस का नहीं है, लेकिन हाँ इसमें यह है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपको जॉब से निकाला जा सकता है। ये मिनिमम रिस्क आप मान सकते हैं, लेकिन रिस्क इन्वॉल्व होता ही है, ऐसा नहीं कह सकते। तो बिजनेस के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट में रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई पर्सन ही एम्प्लॉयर है। गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट आपकी एम्प्लॉयर हुई, यानी कि एम्प्लॉयर मतलब बॉस। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर बॉस, एम्प्लॉई मीन्स द पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड बाय द एम्प्लॉयर। क्लियर? तो एम्प्लॉयर कौन सा होता है? गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हो सकती हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई भी क्या हो सकता है, आपका एम्प्लॉयर हो सकता है। नाउ आई थिंक आपको बहुत ईजिली समझ में आ गया होगा कि बिजनेस में, प्रोफेशन और हमने एम्प्लॉयमेंट में कैसे कैसे कैटेगराइज करा है। फिर भी हम इसके लिए एक डिफरेंस देख सकते हैं, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो बिज़नेस में जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि माना आपको कोई रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने बिज़नेस का नाम वगैरह, तो वो फुलफ़िल करके आप अपने बिज़नेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन में आपके पास किसी इंस्टीट्यूट की सर्टिफाइड डिग्री होनी चाहिए, जबकि एम्प्लॉयमेंट में आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए, तभी आप कहीं जॉब कर सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क, इसमें प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन किया जाता है या सर्विसेज दी जाती हैं, बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। इसमें पर्सनल सर्विस दी जाती हैं एज अ स्पेशलिस्ट। अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर की ही देंगे, लॉयर नहीं बन सकते, ठीक है। वर्क अलॉटेड टू द एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी काम आपको दिया जाएगा आपको वो करना है। इन्वेस्टमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इसमें जो डिग्री लेने के लिए पैसा लगता है सिर्फ उतना ही आपको प्रोफेशन में लगाना है, इसमें कोई कैपिटल नहीं लगती। इसमें ज़्यादा रिस्क है, इसमें थोड़ा कम रिस्क है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता। क्वालिफिकेशन, इसमें किसी बिजनेस को करने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, इसमें फॉर्मल डिग्री होनी चाहिए और इसमें आपकी एजुकेशन होनी चाहिए एज़ पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, कि जिस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है आपके पास उतनी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लेबर क्लास की तरह काम कर रहे हैं, उनको कोई जॉब की जो डिग्री की जरूरत नहीं है, तो आप बिना डिग्री के भी एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट अर्न करना, सर्विस देना, और इनका क्या है, टू अर्न इनको प्रॉफिट होता है सर्विस देकर, और इनको अर्निंग इनकम होती है सैलरी और वेजेस की फॉर्म में। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, ये जब चाहे अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज मैं नहीं बैठा, मेरा बेटा बैठ जाएगा। क्लियर? ठीक है, समझ, आज मैं नहीं बैठा, मेरा बेटा बिजनेस में बैठ जाएगा। प्रोफेशनलिस्ट ऐसा नहीं कर सकते कि डॉक्टर मैं हूँ, कल मैं अपने बेटे को बैठा जाऊँ कि भैया आज मेरी तबीयत ख़राब है और तुम जाकर पेशेंट को ट्रीट कर दो। इज़ इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। एम्प्लॉयमेंट में भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी, टेस्ट ऑफ एफिशिएंसी मीन्स
कि आप कितने एफिशिएंट है, ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा आप बिजनेसमैन का कि वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, प्रोफेशनलिस्ट का वो किस क्वालिटी की सर्विस दे रहा है, और एम्प्लॉयमेंट में वो कितना डेडिकेटेड है अपनी जॉब को लेकर। कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। बिजनेस मेरा, ऑनर मेरा, मेरे रूल्स मेरे ही रेगुलेशन, तो इसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं करना होता। प्रोफेशनलिस्ट को प्रोफेशनल एसोसिएशन के कोड ऑफ कंडक्ट का फुलफिल करना ज़रूरी होता है, और इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हैं रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ वही उसे फॉलो करने होते हैं। सो आई थिंक यू ऑल लाइक दिस वीडियो. So if you like my video, please subscribe my channel, share the video as much as possible, and click on like button and also on the bell icon for the future updates. Thank you for watching the video.